तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस शुरुआत करने से पहले आप इन 5 बातों का ध्यान रखिए जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो है वर्ण। और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लिखित रूप से भी वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्या है? शब्द है। और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं वर्ण की, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जाम्पल देख लो, के नीचे हलंत लगा हुआ है, अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये हमारा हो गया वर्ण। अब नोट बना के मैंने लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। और हिंदी में मानक वर्ण 52 ही होते हैं। ठीक है। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब स्वर पढ़ लेते हैं। स्वर है, स्वर की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती है। क्या? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लो, स्वरों की संख्या देख लो, जैसे कि अ है, आ, ई, उ, ये हमारे टोटल मिला के कितने हैं? 11 स्वर हैं। अब पढ़ेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण स्वरों का वर्गीकरण पांच तरीकों से किया हुआ है। पहले मात्राओं के आधार पर, औष्ठकृति के आधार पर यानी होठों के, और जिह्वा क्रियाशीलता के आधार पर यानी जीभ के, और मुखाकृति के आधार पर यानी मुख की आकृति के ऊपर, और नासिका के आधार पर यानी नाक के आधार पर। तो पहला है हमारा मात्राओं के आधार पर। इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। हिंदी वर्णमाला में मात्राएं 3 तरह की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो। क्या? ह्रस्व जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो, जैसे अ, ई, उ, ऋ। इनको हम उच्चारित करते हैं तो समय बहुत कम लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। और कोई पूछ ले मूल स्वर कितने होते हैं, तो हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। वैसे दीर्घ ले लो। दीर्घ है जिसके उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता हो, यानी ह्रस्व से ज़्यादा जिसमें समय जिन वर्णों को उच्चारित करने में लग रहा हो वो दीर्घ है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ वर्ण है। और ए, आई, ओ, औ इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब प्लुप्त है, प्लुप्त जिसके उच्चारण में दीर्घ से ज़्यादा समय लगता हो। अब ये हमारे वेदों में काम आते, उपनिषदों में काम आते हैं। ये हमारी नॉर्मल व्याकरण में काम नहीं आते हैं। तो इनको पहचानने के लिए सिंबल है 3 लिखा हुआ है संस्कृत में। तो प्लुप्त को कैसे पहचाना जाता है? इन 3 सिंबल्स के कारण। ठीक है। अब नोट देखो कि प्लुप्त स्वर का उपयोग संस्कृत में होता है। किसमें होता है? संस्कृत में होता है। दूसरा है औष्ठकृति के आधार पर, यानी होठों के आकृति के आधार पर। पहला है वृत्ताकार। जिन वर्ण स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, यानी हम किसी भी वर्ण को उच्चारित कर रहे हैं तब होठों की आकृति किसके समान? वृत्त के समान गोल हो जाती हैं, तो वो क्या? वृत्ताकार वर्ण कहलाते हैं या स्वर कहलाते हैं। तो जैसे कि ऊ है, ऊ बड़ा ऊ है, ओ है, आओ है, तो इनको हम उच्चारित यानी बोलते हैं तब हमारी होठों की आकृति किस के समान होती है? वृत्त के समान गोल। दूसरा है अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान गोल नहीं होती। अब इनको उच्चारित करते हैं तो होठों की आकृति क्या? गोल नहीं होगी, जैसे अ, आ, ई। तीसरा है जीवा क्रियाशीलता के आधार पर। अब जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर देखेंगे, जैसे कि अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अगला भाग सक्रिय रहता है, जैसे एग्जाम्पल है ई है, ई है, री है, ए है, आई है, तो मतलब जीभ का अगला हिस्सा उसकी क्रियाशीलता हो रही है, तो ये अग्र स्वर कहलाएंगे। और मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील हो,
जैसे अ, केवल अ स्वर है जिसका उच्चारण केवल मध्य जीवा पर ही होता है। अपच्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग सक्रिय रहता है तो वे पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, आओ हो गया, आओ हो गया। ठीक है। चौथा है मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति के आधार पर संवृत यानी बंद हुआ। मुख वृत्त के समान बंद, यानी संवृत वह वर्ण होते हैं या वह स्वर हैं जिनमें मुख बंद हुआ होता है वृत्त के समान। ठीक है। जैसे कि ई उ रे, इसमें हमारा मुख क्या है? बंद है। ठीक है। इसके उनके उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुख बंद है। ठीक है। अर्ध संवृत यानी आधा बंद, क्या मुख आधा बंद होगा, जैसे ए ओ। ठीक है। विवृत खुला हुआ, जिसमें हम बोलते आ तो मुख की आकृति क्या होगी? खुली हुई होगी। अब अर्ध विवृत यानी आधा खुला परंतु अर्ध संवृत से ज्यादा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है ए आई ओ, औ। नासिका के आधार पर, पांचवा हमारा क्या होगा? नासिका के आधार पर निरानुनासिक स्वरों, पहले क्या है? निरानुनासिक स्वरों के उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता, यानी इसमें इन स्वरों के उच्चारण करेंगे तो इनमें नासिका यानी नाक का उपयोग नहीं होगा। जैसे कि हम सभी स्वर पढ़ते हैं। अनुनासिक, जिनमें स्वरों के उच्चारण में नासिका का प्रयोग हो, जैसे अंगह, अंगाह, ई चंद्र बिंदु जिन जिन पर लग रहा है तो उसमें नाक का यानी नासिका का उपयोग हो रहा है। अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। ठीक है। वर्ण विचार, वर्ण के दो भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। स्वर हमने सारे पढ़ लिए। अब व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती? 33 होती है। और नोट बना के लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है? व्यंजनों का वर्गीकरण। अब प्रयत्न, इनको दो भागों में, एक प्रयत्न एक उच्चारण स्थान। प्रयत्न कितने होते हैं? दो होते हैं, एक आभ्यंतर होता है, एक बाह्यंतर। और उच्चारण स्थान हम पढ़ेंगे बाद में, पहले प्रयत्न पढ़ लेते हैं। प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? वो है हमारे 5, विवृत, स्पृष्ट, ईषत् विवृत, ईषत् स्पृष्ट और संवृत। बाहरी प्रयत्न 11 होते हैं, विवार, समास, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात और अनुदात और स्वरित। ये हमारे प्रयत्न हैं। अब पढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान। मैंने इसमें सूत्र, स्थान और वर्ण लिखा हुआ है। सूत्र इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको ये वर्ण निकालने में आसानी हो जाएगी। स्थान तो हमें मालूम पड़ जाएगा, लेकिन इनमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं वहाँ पे वर्ण पूछ ले, जैसे वह वर्ण किस स्थान से बोला जाता है तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो सूत्र इसीलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट ये याद हो गया आपको तो आप यहाँ से वर्ण निकाल पाओगे। जैसे अकुह विसर्जन्यानाम कंठ है, यानी इसका उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अब वर्ण निकालने, जैसे इसमें अ है और क वर्ग मतलब क ख ग ग अंग, मतलब पांचों वर्ण, क की पूरी लाइन, और है और विसर्ग। अब ये कहाँ से आए? आप इसी सूत्र से निकाल पाओगे। जैसे शुरुआत में ए दिया हुआ है, इधर भी ए आ गया वर्ण, क दिया हुआ है तो क्या है? क यानी पूरा वर्ग, है दिया हुआ है आ गया हमारे, और विसर्जनीय मतलब विसर्ग, साथ में विसर्ग वर्ण। आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। इचिय शानाम तालु, पता चल रहा है स्थान कौन सा है? तालु। तो ई है, च वर्ग है, ये है और श है। इधर भी देखो ई है, च वर्ग है, ये हो और श है। ऋतुर शानाम मुर्दा, इसमें री है, ट है, र है और श है। इधर भी सेम है। ऋतुल सानाम दंता, दंत है, स्थान, री है, ट वर्ग है, ल है और स है। इधर भी सेम है। उपद्वमानियों नाम ओष्टो, ओष्ट, ओष्ट यानी होठ, ऊ है और प वर्ग है, केवल ऊ और प वर्ग है। यमगण नाम नासिका, नासिका यानी नाक, यह है, मैं है, ग है, ण, न, मैं, ये सारे इसमें ही दिए हुए। वकारस्य दंतोष्टम, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ यानी व, वकारस्य दंतोष्ठ, स्थान है दंत प्लस ओष्ठ, और इसमें व केवल एक ही वर्ण है जो दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है। एर तो कंठ तालु, कंठ प्लस तालु, ये ए और ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान है। ओद तो कंठोष्टम, कंठ प्लस ओष्ठ, ओ और औ
इनका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ है। तो ठीक है, आपको पूछ ले अब जैसे कि री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपको याद होगा सूत्र रीटू रसाणा मूर्धा, तो आप डायरेक्ट ही बता पाओगे मूर्धा। ठीक है, अगर सूत्र आपको याद हो। ये हमारे कंप्लीटली वर्ण विचार पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है।